जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 24 के बारे में, बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एकल रेखा छिद्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को पढ़ा था। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है? डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/2। ठीक है भी, ये क्या बताता है भी, किसी टाइम के ऊपर या किसी क्षण किसी पार्टिकल के लिए एक ही दिशा के अंदर एक साथ क्या है भी उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम का क्या है भी यथार्थ रूप से मापन नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या है भी किसी न किसी प्रकार की क्या पाई जाती है भी अनिश्चितताएं पाई जाती है। ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत होता है। ठीक है, अब के इसके बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी बहुत रूप से अच्छे तरीके से क्या भी डिस्कशन कर लिया था। तो आज उसके बाद में हमने एक लेक्चर और पढ़ा था, उसके अंदर क्या भी हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत था उसका सत्यापन किया था। भी उसके सत्यापन के बारे में पढ़ा था। वो क्या था भी, गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण किया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या है भी वो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का क्या है भी सत्यापन किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भी एकल रेखा छिद्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन, और इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या है भी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को क्या है भी का सत्यापन करेंगे। तो देखिएगा, एकल रेखा छिद्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन भी, इसके अंदर क्या होता है भी दो स्लिट होती है। एक ये स्लिट मान लो, दो स्लिट हो गई, इनके बीच की दूरी मान लो क्या है भी डेल वाई है। ठीक है, अब क्या भी इन स्लिट में से क्या भी इन दोनों के स्लिट के बीच में से क्या भी एक इलेक्ट्रॉन पुंज गुजरता है। इलेक्ट्रॉन संकीर्ण पुंज गुजरने के बाद क्या भी इसकी दीवारों से टकरा के भी ए बी दूरी भी ये क्या है वो काफी ज्यादा स्मॉल है। दीवारों से टकरा के क्या हो जाता है भी वो विवर्तित हो जाता है, या भी थीटा एंगल से क्या हो जाता है भी विवर्तित हो जाता है, और हमारे पास के पर्दे पर क्या भी उसका विवर्तित प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो देखिएगा यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन संकीर्ण पुंज गुजरा, वो टकरा के क्या है भी ऊपर की तरफ भी विवर्तित हो सकता है संकीर्ण पुंज, थीटा एंगल से नीचे की तरफ भी क्या है भी विवर्तित हो सकता है। भी ये दूरी क्या है भी वो काफी ज्यादा स्मॉल है। यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करने के लिए इतनी दूरी दिखाई गई है, बट ये दूरी क्या है भी काफी ज्यादा स्मॉल है। तो यहाँ पे ये तो इसका इसकी आपतित डायरेक्शन हो गई, और उसके बाद में ये क्या है भी थीटा एंगल से क्या है भी विवर्तित हो सकता है, या भी इलेक्ट्रॉन पुंज है यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, और ये यहाँ से भी जा सकता है। भी क्या है भी इलेक्ट्रॉन संकीर्ण पुंज क्या है भी टकराने के पश्चात किसी भी दिशा में क्या हो सकता है भी विवर्तित हो सकता है, और इसका जो पर्दे पर प्रतिरूप प्राप्त होगा इस प्रकार से क्या भी प्राप्त होता है। ठीक, अब क्या भी इसकी सहायता से हम फाइंड करेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को क्या भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर वाले डायरेक्शन मान लो y, और ये क्या भी x मान लो। अब फर्स्ट कंडीशन ये बताता है बी इलेक्ट्रॉन है, यहां से गुजरेगा, ए बी के मध्य से गुजरता है, गुजरने के बाद क्या भी थीटा कोण से क्या हो जाता है भी विवर्तित हो जाता है। तो विवर्तन सूत्र से तो
विवर्तन सूत्र से हम लिख सकते हैं भी यहाँ पे जो फैक्टर की वैल्यू होगी, डेल वाई की वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी भी आपकी डेल वाई लैम्डा अपॉन साइन थीटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, विवर्तन फॉर्मूलाज की सहायता से क्या है भी ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे एक साइड नोट कर दो क्या है भी डेल वाई इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा भी जो इलेक्ट्रॉन संकीर्ण पुंज है, ठीक है, भी इलेक्ट्रॉन संकीर्ण पुंज है वो ए बी के मध्य में से गुजरता है, भी दूरी ए बी के मध्य में से गुजरेगा। ठीक है, या तो यहाँ पे वही गुजर सकता है या यहाँ पे, यहाँ पे भी इस ए बी दूरी के बीच में से क्या होगा भी वो गुजरेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए भी ए बी दूरी के मध्य से गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन संकीर्ण पुंज के मध्य जो अनिश्चितता होगी वो क्या होगी भी या तो ए बी दूरी के बराबर होगी या डेल वाई दूरी के बराबर होगी। भी कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन संकीर्ण पुंज की अनिश्चितता किसके बराबर होगी, या तो ए बी दूरी के बराबर होगी या डेल वाई दूरी के बराबर होगी। ठीक है, अब डेल वाई की वैल्यू क्या हमने फाइंड कर रखी है विवर्तन सूत्र की सहायता से, डेल वाई इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा इक्वेशन नंबर 1 दे चुके हैं। अब उसके बाद में हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को फाइंड करने के लिए भी डेल वाई हो गया तो वाई दिशा में मोमेंटम की वैल्यू भी क्या करेंगे भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे देखिएगा। अब मान लो प्रारंभ के अंदर स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर मान लो भी डेल वाई की वैल्यू विवर्तन सूत्र की सहायता से फाइंड होगी। अब क्या है भी डेल पी वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। प्रारंभ में देखिएगा भी यहाँ पे x दिशा के अंदर भी विवर्तित होने से पूर्व की कंडीशन बताता है भी x दिशा के अंदर क्या है भी समवेग है, समवेग क्या हो जाएगा भी आपका लैम्डा इक्वल टू क्या होता है भी h अपॉन p होता है और p क्या हो जाएगा भी यहाँ पे h अपॉन लैम्डा। भी x दिशा में समवेग क्या हो जाएगा भी h अपॉन लैम्डा। मान लो वेवलेंथ क्या है संकीर्ण पुंज गतिशील कर रहा है तो तरंग दैर्ध्य की तरह क्या करेगा भी बिहेवियर करेगा, h अपॉन लैम्डा हो गया। y दिशा में क्या हो जाएगा भी y दिशा में शून्य ही होगा, y दिशा में क्या हो जाएगा भी शून्य ही होगा, क्योंकि विवर्तित होने से भी टकराने से विवर्तित होने से पहले की कंडीशन के अंदर क्या है भी मोमेंटम क्या है भी शून्य है। तो बाद में विवर्तित होने के पश्चात विवर्तित होने के बाद y दिशा में समवेग फाइंड करना है हमें। y डायरेक्शन के अंदर भी यहाँ पे डेल y करेंगे तो y दिशा में अनिश्चितता फाइंड करनी है तो y दिशा में क्या है भी चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा भी आपका y दिशा में समवेग। देखिएगा यहाँ पे आप भी टकराने के पश्चात क्या हो जाएगा भी वो इधर की तरफ से जा सकता है, यहाँ 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 से जा सकता है। भी इलेक्ट्रॉन संकीर्ण पुंज किसी भी डायरेक्शन से क्या हो सकता है भी विवर्तित हो सकता है।
कहाँ से लेके, थीटा से लेके माइनस थीटा के बीच में, थीटा टू माइनस थीटा के बीच में भी। यहाँ से मान लें तो इस थीटा एंगल से लेके और माइनस थीटा के बीच में कहीं भी क्या हो सकता है भी, वो विवर्तित हो सकता है इलेक्ट्रॉन संकीर्ण पुंज। तो इसके वाई फैक्टर कौन से आ जाएंगे, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी, पी साइन थीटा हो जाएगा, और ये नीचे वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा के कारण माइनस पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कौन चेंज ऑफ संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, संवेग में अनिश्चितता डेल पी वाई, पी टू माइनस पी वन ही हो जाएगा, पी साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा भी, टू पी साइन थीटा। अब क्या है बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार डेल वाई डेल पी वाई लैम्डा अपॉन साइन थीटा इंटू टू पी साइन थीटा, और ये यहाँ से क्या आ जाएगा भी आपका लैम्डा अपॉन साइन थीटा इंटू टू एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा भी आपका 2h हो जाएगा। और 2h की वैल्यू क्या हमेशा क्या होगी भी, h कट बाई 2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये आया हमारे पास डेल वाई डेल पी वाई इक्वल टू 2h है, और ये जो 2h की वैल्यू हमेशा h कट बाई 2 से क्या होती है भी, ज़्यादा होती है, और ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को क्या करता है भी, प्रूव करता है। तो एकल रेखा छिद्र द्वारा इलेक्ट्रॉन के विवर्तन की सहायता से भी क्या है भी, इसको भी क्या है हमें फाइंड कर सकते हैं भी, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का सत्यापन कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे भी हाइजेनबर्ग सिद्धांत के अनुप्रयोग भी किन किन कंडीशनों के अंदर क्या भी हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या होता था भी, सेटिस्फाई होता था। फर्स्ट बात कंडीशन की बात करते हैं हम, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनअस्तित्व या नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति। तो देखिएगा अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। और फर्स्ट देखते हैं भी नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनअस्तित्व या अनुपस्थिति। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति भी, ये हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। परमाणु के अंदर क्या होता है भी, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं भी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब यदि क्या भी हम मान लें भी जो नाभिक है उसके अंदर मान लें भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने भी मान ले भी इलेक्ट्रॉन क्या है भी उसके अंदर उपस्थित होता है, किन कंडीशनों को सेटिस्फाई करना चाहिए जब मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वो उन कंडीशनों के बारे में देखेंगे और वहाँ पे उस कंडीशन को वो क्या है भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसके कारण बोल देंगे भी नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी उपस्थित नहीं होते हैं। तो देखिएगा परमाणुओं के अंदर नाभिक की उपस्थिति मानते हैं, ठीक है, तो भी उपस्थिति मानते हैं तो फिर क्या है भी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और फिर देखते हैं भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। अब मान लो भी नाभिक मान लो कोई, एक मिनट रुकिएगा, ये मान लो कि अभी कोई न्यूक्लियस है, इसकी रेडियस मान लो क्या है अभी r है, इस न्यूक्लियस की रेडियस मान लो क्या है अभी आप r है। जो नाभिक की जो न्यूक्लियस की रेडियस किस पे डिपेंड करती है, r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, एक है पे न्यूक्लियन नंबर, ठीक है। न्यूक्लियन नंबर क्या होता है भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है भी हम किसको फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन नंबर टोटल क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब क्या है भी यहाँ पे यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ध्यान हो तो वहाँ से ना न्यूक्लियस की क्या भी रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे R0 क्या है भी, R0 क्या हो जाए 1.2 से लेके 1.3 फर्मी, ये जो क्या है भी कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 1.2 से लेके 1.3 फर्मी के बीच में। तो यहाँ से जो न्यूक्लियस की रेडियस मानते हैं वो क्या है भी एग्जैक्ट नहीं मान के लगभग भी कोई न्यूक्लियस की रेडियस नाभिक की त्रिज्या 5 फर्मी मानते हैं, ठीक है, या 5 गुणा 10 की पावर -15 मीटर भी कोई बीच के मीडियम के बीच की वैल्यू मान लेते हैं भी, कोई भी न्यूक्लियस के लिए मान लो बे हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस नंबर की वैल्यू ध्यान नहीं है तो कोई बीच की वैल्यू मान ली, वो क्या है भी 5 फर्मी मान लो, बिना कम ना ज़्यादा ऐसे बीच की स्टेज मान लो। अब क्या है भी इसके अंदर क्या है भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। कोई न्यूक्लियस की रेडियस मान ली। अब क्या है भी इसके भाग के अंदर है ना अभी कोई क्या है भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है भी इसके अंदर क्या है भी घूम सकता है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता वो क्या हो जाएगी भी आपकी डेल एक्स, ये दूरी भी क्या है भी r है, तो ये टोटल दूरी क्या हो जाएगी भी इसकी भी, ये दूरी क्या होगी भी आपकी r हो गई, ये दूरी r होगी, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी भी आपकी 2r हो जाएगी, ठीक है। तो भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता क्या हो जाएगी भी 2r के बराबर हो जाएगी, डेल एक्स इक्वल टू 2r, ठीक है। अब कुछ फैक्टरों के अंदर है ना भी इसकी वैल्यू डेल एक्स इक्वल टू क्या भी ले ली जाती है भी r भी ले ली जाती है,
देखो इसका रीजन ये है भी जो वैल्यू आएगा ना तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे उसी को कौन सी भी कंडीशन मान लो कि अभी सेटिस्फाई नहीं करेगी। भी कहने का मतलब क्या है, भी इलेक्ट्रॉन है उसकी भी रेडियस होगी, ठीक है, तो उसकी रेडियस होगी तो उसका भी क्या होगा, भी गोलाकार भाग होगा तो वो क्या है भी कुछ कम दूरी तय करेगा। और यदि क्या है भी इसके अंदर भी न्यूक्लियस की रेडियस बहुत भी ज़्यादा मान लो, इलेक्ट्रॉन भी काफ़ी ज़्यादा क्या है भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन स्थित है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी ये r से दूरी से ज़्यादा भी क्या है भी मूव कर सकता है। बट कहीं पे r भी मान लेते हैं, कहीं पे क्या है भी 2r भी मान लेते हैं, ठीक है। भी कहने का मतलब ये है भी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम है तो इसकी रेडियस क्या होगी, भी कम होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या पे क्या है भी उसकी रेडियस डिपेंड करता है। तो कई जगह क्या है भी फैक्टर r भी ले लेते हैं, कई जगह फैक्टर क्या है भी 2r भी ले लेते हैं। भी r ले लेंगे तब क्या है भी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या कम होगी तो इसका न्यूक्लियस का जो क्या है भी आकार होगा वो क्या होगा भी कम होगा, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है भी थोड़ी दूरी तय कर पाएगा, भी उसका भी आकार होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। बट इसके अंदर क्या मान लेते हैं भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता भी, यदि क्या मान लो भी उसका आकार ज़्यादा बड़ा है, रेडियस मान लो, तो उसके अंदर क्या है भी वो काफ़ी ज़्यादा दूरी तक तय भी कर सकता है। दोनों फैक्टर क्या है भी ले सकते हैं अपने, वो क्या है भी अपने जो रेडियस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा अभी किस प्रकार की कंडीशन लेंगे। तो यहाँ पे डेल एस इक्वल टू आर 2r, तो डेल एस इक्वल टू आर, तो इसकी वैल्यू 2r मान के करेंगे तो हम डेल एक्स इक्वल टू 2r की वैल्यू क्या है अभी अपने पास 5 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। तो 5 दूनी 10 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ये क्या जाएगा 10 की पावर 14 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इतना नोट कर लेते हैं भी एक बार, बाकी साफ कर देते हैं अपने। डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भी आपकी 10 की पावर 14 मीटर, ठीक है। अब क्या है भी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है भी अपना डेल एक्स डेल पी एच कट बाई 2, यही चीज होती है, ठीक है। अब मान लो डेल एक्स डेल पी एक्स होता है, यहाँ पे डेल एक्स डेल पी एक्स मान लो, या भी एक डायरेक्शन के अंदर मान लो तो डेल पी से भी डिनोट कर लो, भी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। डेल एक्स डेल पी इक्वल टू एच कट बाई 2 इक्वल टू की स्टेज मान लो, तो डेल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा भी एच कट बाई 2 डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेल पी क्या हो जाएगा भी एच कट क्या होता है भी एच अपॉन 2 पाई होता है, तो एच अपॉन 4 पाई डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड 4 इंटू 3.14, डेल एक्स की वैल्यू क्या निकालिए भी अपने 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 14 मीटर। भी ये चीज़ क्या भी अपने पास निकल के सामने आती है। अब क्या भी इसको फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगी डेल पी इक्वल टू 0.527, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 20, और इसको सोल्व करेंगे तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी भी हमारे पास जूल सेकंड अपॉन मीटर है, ठीक है। जूल क्या होता है बे
FD होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए अभी M1 L1 फोर्स की विमा L1 T-2, D की क्या हो जाएगी L1 हो जाएगी, टाइम की 1 हो जाएगी और ये L1 हो जाएगी मीटर के, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट है, M मास है, किलोग्राम है, मीटर है और यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी टाइम का फैक्टर T-1, ये क्या हो जाएगा अभी सेकंड हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। भी कहने का मतलब थोड़ा ना समझ में आया तो थोड़ा देख लेना, अभी जूल सेकंड की विमा लिख लेना, मीटर की भी जूल सेकंड होगा, मीटर हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा अभी ये फैक्टर क्या है अभी हमारे पास निकल के आ जाएगा। और ये क्या होता है अभी संवेग होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान किलोग्राम हो गया, मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया अभी आपका वेग हो गया। तो डेल पी की वैल्यू ये आती है और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बी क्या है अभी 10 से क्या है विभाग दे दो और 10 से क्या कर दो अभी इस फैक्टर को गुणा कर दो, तो ये क्या जाए 5.27 इंटू 10 की पावर -21 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोमेंटम की वैल्यू है वो आपके सामने कितनी आ गई भी, चेंज ऑफ मोमेंटम डेल पी की वैल्यू 5.27 10 की पावर -21 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अब क्या अभी उसके बाद में देखते हैं भी यहां से फाइंड होने के बाद एक कंडीशन पढ़ते हैं भी यहाँ पे जो क्या भी इलेक्ट्रॉन के संवेग में जो अनिश्चितता होगी, कितना टाइम हुआ है, भी इलेक्ट्रॉन के संवेग में जो अनिश्चितता होगी वो क्या होती है भी नाभिक में इलेक्ट्रॉनों के न्यूनतम संवेग के बराबर होनी चाहिए। भी इलेक्ट्रॉनों के संवेग में इलेक्ट्रॉनों के संवेग की अनिश्चितता नाभिक में इलेक्ट्रॉनों के संवेग के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे संवेग के बराबर होनी चाहिए, तो इसको मान सकते हैं बी डेल पी की वैल्यू क्या, इलेक्ट्रॉनों का संवेग पी मिनिमम के क्या होगी भी बराबर होगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिएगा बीजों के इलेक्ट्रॉनों के संवेग की अनिश्चितता क्या भी नाभिक में इलेक्ट्रॉनों के संवेग के क्या होनी चाहिए भी बराबर होनी चाहिए। तो वहां पे जो पी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी भी आपकी 5.2710 की पावर -21 किलोग्राम मीटर प्रति किलोग्राम, और यूनिट थोड़ी गलत लिखी गई, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यही होगी। अब क्या भी उसके बाद में देखते हैं आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से एक लेसन होता है भी, वो हम पढ़ते हैं भी क्या होता है भी इक्वल टू रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर m0 स्क्वायर और c की 4। भी ये क्या है भी बहुत बार हम रिलेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिएगा E मिनिमम है हमारे पास, P मिनिमम है, तो E मिनिमम
पी मिनिमम की स्क्वायर सी स्क्वायर m0 स्क्वायर सी बार। अब माना इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा E मिनिमम इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा m0 c स्क्वायर 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत अधिक हो तो इस फैक्टर को क्या, तो बहुत अधिक हो तो E मिनिमम को क्या है भी मम को क्या है भी P मिनिमम C के इक्वल मान लेंगे। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की विराम ऊर्जा दी गई है वो क्या है भी इलेक्ट्रॉनों की जो टोटल ऊर्जा दी गई है वो उसकी विराम ऊर्जा से क्या भी काफ़ी ज़्यादा अधिक हो तो इस फैक्टर को क्या भी हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो नेग्लिजिबल मान लेंगे तो E मिनिमम क्या हो जाएगा इक्वल टू P मिनिमम C के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भी E मिनिमम P मिनिमम C। तो यहाँ से P मिनिमम की वैल्यू क्या है अभी अपने पास 5.27 10 की पावर -21 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। C की वैल्यू क्या है अभी 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5 × 15 27 × 81 और 21 में से 8 गए 10 की पावर -13 और इनकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी भी जूल के बराबर हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो यूनिट आपकी क्या होगी भी जूल के बराबर होगी। ठीक है। अब देखिएगा भी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है अभी आपका एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 की पावर -19 क्या होता है भी जूल के बराबर होता है। यही होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या है 1.6 × 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ से 15.81 10 की पावर 10 की पावर -13 एक जूल की वैल्यू क्या हो जाएगी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 1.6 × 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भी 9.88 10 की पावर क्या है -19 प्लस ऊपर की तरफ जाएगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चीज़ प्राप्त होगी। या लिख सकते हैं 9.88 × 10 की पावर है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर क्या भी चेंज कर देंगे। तो कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू को फाइंड किया तो वो आपकी प्राप्त हुई नियर अबाउट 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। कहने का मतलब यहाँ से जो अपने डेरिवेशन फाइंड किया था उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास यदि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उनकी जो मिनिमम एनर्जी होती है वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी ही चाहिए। बट अपने जो बीटा डीके की प्रोसेस पढ़ते हैं ठीक है, जब बीटा डीके की जो भी कोई न्यूक्लियस के है भी उसके अंदर बीटा डीके की प्रोसेस होती है भी बीटा से भी कोई नाभिक होता है भी ZX से होता है वो बीटा जी के प्रोसेस फाइंड होता है वहाँ पे न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं।
भी बीटा डीके की जो प्रोसेस पढ़ी होगी भी आपने, भी उसके अंदर क्या भी कोई न्यूक्लियस का डीके होता है तो उसके अंदर क्या है भी इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, बट क्या होता है भी वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है भी ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है। भी कहने का मतलब जो बीटा डीके की प्रोसेस पढ़ी है उसके अंदर कोई न्यूक्लियस पे बीटा डीके की प्रोसेस अप्लाई होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो निकल के आते हैं, बट वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है भी 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है। बट हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, यदि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है और वो क्या है भी बाहर निकल के आते हैं तो उसकी ऊर्जा क्या है भी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी ही चाहिए, बट क्या होती है भी उसकी ऊर्जा 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य ही होती है। तो इसके कारण बोल सकते हैं भी नाभिक के अंदर क्या होते हैं भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, आगे डिस्कस करते हैं भी हम अगले लेक्चर के अंदर।